नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम बात करेंगे जीएसटी रिफंड फाइलिंग की दुनिया में आए एक बहुत ही बड़े प्रोसीजरल चेंज की। जीएसटीएन ने रिफंड एप्लीकेशंस के लिए एक नया एनेक्शर बी ऑफलाइन यूटिलिटी लॉन्च किया है, जिसका असर हर मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर और टैक्स प्रोफेशनल पर पड़ने वाला है। तो चलिए सीधे इस नए अपडेट को डिटेल में डिकोड करते हैं। आज हम एग्जैक्टली क्या कवर करने वाले हैं। देखिए, पहले और अब में क्या बड़ा बदलाव आया है, किन लोगों पर इसका सीधा असर पड़ेगा, यूटिलिटी में भरना क्या है, सिस्टम के स्ट्रिक्ट रूल्स, डेटा अपलोड की लिमिट्स और आखिर में इस सब के बीच आने वाले फायदे। फटाफट इन सब पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस सबसे बड़े चेंज की। पहले क्या होता था और अब क्या होगा। सिस्टम पहले बहुत सिंपल था। एक टैक्सपेयर सिंपली एनेक्जा बी का पीडीएफ फॉर्मेट पोर्टल पर अपलोड करता था और रिफंड क्लेम आगे बढ़ जाता था। लेकिन अब पीडीएफ वाले दिन बिल्कुल चले गए हैं। अब आपको अनिवार्य रूप से नए एक्सेल ऑफलाइन टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें इनवॉइस की एक एक डिटेल भरनी होगी और फिर उससे एक जेएसएन फाइल जनरेट करके अपलोड करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये नया मैंडेट आखिर किनके लिए मैंडेटरी किया गया है। ध्यान दीजिएगा, ये नया यूटिलिटी रूल मुख्य रूप से इन 4 कैटेगरीज के लिए स्ट्रिक्टली मैंडेटरी है। पहला, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विसेज जहां टैक्स पेमेंट ना हुआ हो। दूसरा, एसईजेड यूनिट्स या डेवलपर्स को विदाउट टैक्स सप्लाई। तीसरा, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर यानी आईडीएस वाले रिफंड्स। और चौथा, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपोर्ट विदाउट टैक्स। अगर आपका रिफंड इनमें से किसी भी कैटेगरी में आता है तो ये एक्सेल टूल ही अब आपका रास्ता है। अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल आता है कि इस नई यूटिलिटी में आखिर क्या-क्या भरना पड़ेगा। जीएसटीएन ने जो ऑफिशियल एडवाइजरी निकाली है, उसमें साफ बताया गया है कि एक्यूमुलेटेड आईटीसी रिफंड्स के लिए अब 2 नए टेबल्स होंगे। एक टेबल में आपको आईटीसी रिवर्सल्स दिखाने होंगे और दूसरे में आपको इनवर्ड इनवॉइसेस की पूरी डिटेल देनी होगी, वो भी एचएसएन और एसएससी वाइज ब्रेकअप के साथ। इसे थोड़ा और गहराई में समझें तो अब आपको हर एक इनवॉइस की ग्रैन्युलर रिपोर्टिंग करनी है। एचएसएन और एसएससी कोड वाइज अलग-अलग डेटा देना होगा। सबसे बड़ी बात, आपको सप्लाई को इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स में प्रॉपरली बांटना पड़ेगा। साथ ही टैक्स अमाउंट और टैक्सेबल वैल्यू एकदम प्रॉपर और एक्यूरेट मैनर में डिक्लेयर करनी होगी। और यहाँ एक और ट्विस्ट है। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा इनवॉइस है जिसमें अलग-अलग एचएसएन कोड्स हैं या फिर उसमें इनपुट्स और कैपिटल गुड्स दोनों शामिल हैं। ऐसे में आप उस एक इनवॉइस को यूटिलिटी में एक लाइन में नहीं लिख सकते। आपको उस एक इनवॉइस को अलग-अलग लाइन आइटम्स में तोड़ना पड़ेगा और उनकी वैल्यू और टैक्स को प्रोपोर्शनेटली एलोकेट करना होगा। अकाउंटेंट दोस्तों के लिए ये सच में थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत का काम होने वाला है। चलिए, अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पार्ट पर, इस नए सिस्टम के इंपॉर्टेंट रूल्स और वैलिडेशन चेक्स जो आपको पता होने ही चाहिए। पोर्टल अब सेम इनवॉइस को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। अगर आपने गलती से भी डुप्लीकेट एंट्री डाली तो पोर्टल तुरंत एरर थ्रो करेगा। अगर किसी भी एंट्री में ये 5 पैरामीटर्स बिल्कुल मैच कर गए, यानी सप्लायर का जीएसटीआईएन, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, सप्लाई की कैटेगरी और एचएसएन कोड, तो आपकी फाइल वहीं रुक जाएगी। एक और बहुत बड़ा वैलिडेशन चेक आने वाला है। नवंबर 2024 से पोर्टल ऑटोमैटिकली आपके डेटा को GSTR2B से मैच करेगा। अगर कोई भी इनवॉइस प्रॉपर्ली मैच नहीं हुआ तो पोर्टल खुद एक इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स रिपोर्ट बनाकर दे देगा। मतलब अब फाइल करने से पहले GSTR2B से डेटा मिलाना कोई ऑप्शन नहीं रहा, ये अब अनिवार्य है। ये एक और इम्पॉर्टेंट रूल है। अगर डेटा ज़्यादा होने की वजह से आप एक से ज़्यादा जेसन फाइल्स अपलोड कर रहे हैं तो याद रखिए, आईटीसी रिवर्सल अमाउंट्स सिर्फ और सिर्फ सबसे आखिरी यानी फाइनल जेसन फाइल में ही डालने हैं। अगर आपने हर फाइल में रिवर्सल अमाउंट डाल दिया तो कैलकुलेशन डबल ट्रिपल हो जाएगी और फाइल रिजेक्ट हो जाएगी। कुछ बेसिक टेक्निकल रेड फ्लैग्स को अवॉइड करना बहुत जरूरी है, वरना वैलिडेशन एरर पक्का आएगा। जेसन फाइल जनरेट होने के बाद उसको कभी भी एडिट या रीनेम ना करें। ड्रॉप डाउन ऑप्शंस को एग्जैक्ट वैसा ही यूज करें और टेक्स्ट में एक्स्ट्रा स्पेस बिल्कुल मत छोड़िएगा। डेसिमल वैल्यूज में भी सिर्फ 2 डिजिट्स तक ही कैलकुलेशन रखें। छोटी सी गलती बड़ी रुकावट बन सकती है। अब डेटा अपलोड लिमिट्स पर भी नजर डाल लेते हैं, जो बड़े बिजनेसेस के लिए बहुत जरूरी हैं। एक सिंगल एक्सेल यूटिलिटी फाइल में आप मैक्सिमम 10,000 एंट्रीज ही अपलोड कर सकते हैं। सिस्टम इस लिमिट से एक भी एंट्री ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करेगा। पर अच्छी बात यह है कि पोर्टल पर एक एप्लीकेशन में टोटल 25 फाइल्स तक अपलोड करने की लिमिट दी गई है, यानी टोटल मिलाकर आप 2.5 लाख लाइन आइटम्स आराम से प्रोसेस कर सकते हैं।
अगर इसके बाद भी कुछ एक्स्ट्रा इनवॉइसेस बच जाते हैं, तब जाकर आप उन्हें PDF के रूप में अपलोड कर सकते हैं। आखिर में हम देखते हैं कि इन सब स्ट्रिक्ट नियम और रूल्स के बीच फायदे की बात क्या है और आपको तैयारी कैसे करनी है। जो लोग इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड फाइल करते हैं, उन्हें कुछ बातें गांठ बांध लेनी चाहिए। पहली बात, इनपुट सर्विसेज जैसे रेंट या फ्रेट पर ITC रिफंड नहीं मिलता है। दूसरी बात, फाइनेंशियल ईयर 23-24 के क्लेम्स 31 मार्च 2026 के बाद कंप्लीटली एक्सपायर हो जाएंगे। और 2 लाख से ऊपर के क्लेम पर अनजस्ट एनरिचमेंट सर्टिफिकेट लाजमी तौर पर बनवा लेना है। और अब इस पूरे नए सिस्टम की सबसे बड़ी सिल्वर लाइनिंग, अगर आपका टैक्स कंप्लायंस बिल्कुल ठीक है और आप इस नए ऑटोमेटेड सिस्टम से प्रॉपर्ली फाइल करते हैं, तो CGST इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपको एप्लीकेशन के सिर्फ 7 दिन के अंदर आपके टोटल रिफंड का 90% हिस्सा बैंक में प्रोविजनली क्रेडिट कर दिया जाएगा। बिजनेस के कैश फ्लो के लिए ये एक बहुत ही पॉजिटिव कदम है। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए आप सबके लिए सोचने वाली बात यह है, अब जब GST रिफंड फाइलिंग का पूरा प्रोसेस पहले से इतना स्ट्रिक्ट और कंप्लीटली ऑटोमेटेड हो गया है, तो क्या आपका परचेज डेटा, HSN मैपिंग और GSTR टू बी रिकंसिलिएशन इस नए बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार और अलाइंड है? क्योंकि याद रखिए, मैनुअल लीनियंसी का दौर अब खत्म हो चुका है। अगर कॉस्टली जेसन रिजेक्शंस और डिलेज से बचना है, तो फ्लॉलेस डेटा अलाइनमेंट अब सिर्फ जरूरी नहीं, बल्कि यही एकमात्र रास्ता है। आपकी पूरी रिफंड इस बात पर निर्भर करती है कि आपका डेटा कितना साफ है।